को आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेवाड़ की राजनीति का चुनावी सफर। जी हां, मेवाड़ में चुनावी शंखनाद हो चुका है और विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी लोग जो पार्टियों से हैं वो अपना दमखम दिखाने लगे हैं। आपको बता दूं कि पिछले कई दशकों से गुलाब चंद कटारिया का यहां की विधानसभा सीट पर राज रहा है। जैसे ही वो असम के महामहिम बनते हैं, उसके बाद में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता जो कई दशकों से यहां पर काम कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि इस बार वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के सामने अपनी अपनी तरीके से चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। जी हां, बीजेपी में सभी अपने आप को विधानसभा सीट का दावेदार समझ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस में एक नई चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। इस बार कांग्रेस के नेताओं को यह लग रहा था कि जो इतने समय से कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन तलाश रही थी, अपने जड़े जमाने की कोशिश कर रही थी, वो इस बार महामहिम गुलाब चंद कटारिया जी के बनने के बाद कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ गई है। जी हां, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गौरव वल्लभ के बारे में आपने सुना होगा। ये नाम पिछले कई समय से चर्चाओं में है। इस नाम ने कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि गौरव वल्लभ के लिए कहा जाता है कि वो विधायक सीट के उम्मीदवार हैं और पिछले 2-3 महीनों से वो मेवाड़ में पूरा अपना एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज मेवाड़ की राजनीति के चुनावी सफर में मैं बात करूंगी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ से। जानूंगी उनसे क्या है उनका मिजाज, किस तरह से उदयपुर के डेवलपमेंट को लेकर वो बात करते हैं। तो आइए करते हैं इस सफर की शुरुआत। सर, राम राम सर। राम राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। खूबसूरत फतेह सागर के किनारे पर हम लोग खड़े हैं, इस छोर पर हम लोग खड़े हैं। सबसे पहले तो उदयपुर की खूबसूरती के बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा लगता है जब उदयपुर को आप देखते हैं? मैं क्या, पूरी दुनिया उदयपुर को वर्ल्ड्स बेस्ट टूरिज्म स्पॉट मानती है। आप देखिए, ये मैं दुनिया के कई कंट्रीज घूमा, वेनिस भी गया, पर जो ये सुंदरता है ना, ये सुंदरता वेनिस में भी नहीं है। जो हम खड़े हैं ना यहाँ पर, ये वर्ल्ड का मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्टिव सिटी है। और ये मैं अकेला नहीं बोल रहा, दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन्स है वो उदयपुर को वर्ल्ड का बेस्ट टूरिज्म स्पॉट मानती है जी। तो उदयपुर की झीलें, उदयपुर की हेरिटेज, उदयपुर का इतिहास, यही अपनो उदयपुर है और इसी पे हमें गर्व है। अपनो उदयपुर, उदयपुर जो है वो आपने कटे न कटे आकर्षक कर ही दीदो है। तो वो तो है ही। हाँ, तो अपनो उदयपुर तो अपनो गर्व है ही। तो ये जो शहरें हैं, ये जो झीलें हैं, ये जो पहाड़ है, ये मतलब इनमें नेचुरली इतना ज़्यादा ब्यूटी है कि टूरिस्ट जो फुटफॉल है वो इस नेचुरल ब्यूटी को अभी तक यूज़ ही नहीं कर पाए। आप 6 लाख की पॉपुलेशन है शहर की जी। और 1,94,000 टूरिस्ट का फुटफॉल होता है जनवरी माह में, जनवरी 2023 में। बिल्कुल। तो कहा जाता है 14 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। और एक दूसरा शहर है वेनिस, जिसकी 2.5 लाख के आसपास पॉपुलेशन है और हर महीने 4,60,000 टूरिस्ट आते हैं। तो ऐसा क्यों है? आप 6 लाख पे 6 लाख भी नहीं है, वो 2.5 लाख की पॉपुलेशन में अपने डबल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। और दुनिया के मैगजीन्स, दुनिया के जो रेटिंग एजेंसीज है, रैंकिंग एजेंसीज है, वो उदयपुर को वेनिस से ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों है कि ये यहाँ पर ये मतलब वेनिस में ये बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं उदयपुर वहाँ? तो कम से कम 6 लाख की पॉपुलेशन पे 6 लाख का तो फुटफॉल हो प्रति मंथ। 1,94,000 का जनवरी 2023 में हुआ तो न्यूज बनती है कि ऑल टाइम रिकॉर्ड टूट गए। सर, आप हर एक चीज को, क्योंकि आप वित्त से जुड़े हुए हैं, हर चीज को आंकड़ों में बहुत ज्यादा देखते हैं। मेवाड़ की जनता गौरव वल्लभ के बारे में जानना चाहती है कि डॉक्टर गौरव वल्लभ
कहाँ से अपनी स्टडीज़ कर चुके हैं, आपने कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसा आपका बचपन गुजरा, उस बारे में कुछ हमें बताएं, और कैसे राजनीति की शुरुआत आपके जीवन में हुई। देखिए, मेरा स्कूलिंग है वो पाली से हुई जी। और उसके बाद मैंने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करी, कंपनी सेक्रेटरी मैं रहा, फिर उसके बाद मैंने लॉ भी करी, पीएचडी करी, यूएस से फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, तो एमकॉम भी किया जी। उसमें भी मुझे स्वर्ण पदक मिला विश्वविद्यालय में। और मेरा जो सीए की परीक्षा है फाइनल, मैंने यही उदयपुर से दी जी। मेरा पिताजी का यहाँ बरसों से घर है। दूसरा मेरा उदयपुर से ये है एक रिलेशनशिप कि माय बेटर हाफ इज फ्रॉम दिस सिटी। ओके। और उसने स्कूलिंग कॉलेज सब इसी शहर से किया, सीटीआई से पढ़ी। तो मेरा कहीं ना कहीं सुबह से शाम उदयपुर की चर्चा तो 5 बार होती ही है घर में, झीलों की चर्चा, क्योंकि उदयपुर के लोगों का एक अट्रैक्शन है। हाँ। वो एक चीज पर पूरा शहर यूनानिमस है। एक तो झीलों की साफ सफाई, एक इन पहाड़ों का दोहन रोका जाए, और दूसरा इस सिटी का जो हेरिटेज वाला लुक है उसको कंजर्व करके रखा जाए। इसमें यूनानिमिटी है, इसमें कोई ये नहीं है कि आपका अलग सोच है या मेरा अलग सोच है। 6 लाख लोगों का यही सोच है कि इस शहर को हमें सुंदर रखना है, हमें इसको हेरिटेज को कंजर्व करके रखना। जी जी। सब पिछले 2 महीने से देखा जा रहा है कि उदयपुर में डॉक्टर गौरव वल्लभ का आना जाना लगातार जारी है, और ये काफ़ी ये कहूँ कि सुर्खियों की एक बात हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं उनके लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे? किसी के लिए असमंजस नहीं है। मैं पहले भी यहाँ पर लगातार आता था। मेरा खुद का घर है यहाँ पिछले 15 साल से। मेरे 50 रिश्तेदारों और दोस्तों के घर है। तो पहले भी मेरी लगातार हर 1-2 महीने में एक ट्रिप होती थी। उदयपुर से मेरा नाता है, उदयपुर से मेरा रिश्ता है, और अभी भी होती है। तो इसमें ये कोई वो नहीं है कि ये अभी आए। मेरे माता पिता का तो स्वर्गवास हो गया, तो अब मेरे सास ससुर है, मैं उन्हीं को माता पिता मानता हूँ, वो यही रहते हैं। तो आना जाना हमेशा लगा रहता है। जी, तो इसको असहजता, असमंजस ऐसा कुछ नहीं है। उदयपुर से मेरा रिश्ता है, नाता है, तो आना रहता है। जी बिल्कुल। बात अब थोड़ी सी हम आगे की तरफ करते हैं। आपका उदयपुर से लगाव आपने बताया कि काफ़ी रहा है। मेवाड़ के बारे में क्या कुछ जानते हैं आप? मेवाड़ के बारे में देखिए, मैं तो कोई इतिहास का छात्र तो हूँ नहीं, पर मेवाड़ के बारे में मैं एक चीज़ जानता हूँ कि ये वीरों की भूमि है, ये प्रताप की भूमि है, ये मीरा की भूमि है, ये वह भूमि है जिसने समय पड़ने पर पूरे देश को एक राह दिखाई है। पर ये सब कहने के बावजूद भी मेरा एक ये रहता है कि जैसे अपन फतेह सागर पे अभी खड़े हैं, अब ये एक मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा कि ये जैसे एक दोना पड़ा है कि क्यों ये दुनिया का नंबर 1 जो शहर है, दुनिया का जो नंबर 1 शहर है, वो ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी। क्यों ऐसा हुआ कि जब हम दुनिया में नंबर 1 हमको रेटेड किया गया टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा, तो उसी तरह उसी रैंकिंग में उसी साल की एक दूसरी रैंकिंग में 2022 में 122वां स्थान आया हमारा स्वच्छता की रैंकिंग में। जी। दुनिया में टूरिज्म स्पॉट के लिए नंबर 1 और स्वच्छता की रैंकिंग में देश की रैंकिंग है 122nd। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शहर के लोग तो ये नहीं रख सकते, ये मैं कह सकता हूँ। ये शहर का यहाँ का 6 लाख जो लोग रहते हैं वो ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए तो वो अपने ड्राइंग रूम को गंदा कर सकते हैं, हम सब लोग हमारे ड्राइंग रूम को गंदा कर सकते हैं, पर इस झील में एक कंकर भी डालने से पहले शहर का आदमी मैं डाल ही नहीं सकता, सोचना क्या उसको, वो डाल ही नहीं सकता। तो ये इसके लिए जिम्मेवार कौन है कि आप
एक तरफ तो लेजर एंड ट्रेवल की जो मैगजीन है वो आपको दुनिया में नंबर 1 का रैंक देती जी। है, दूसरी ओर स्वच्छता में आपकी 122वीं रैंकिंग है। तो दीज कॉन्ट्राडिक्शंस कांट गो हैंड इन हैंड। हमें ये एश्योर करना पड़ेगा कि अगर हम टूरिज्म में नंबर 1 है, अगर हम मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड हैं, तो हमें ये एश्योर करना पड़ेगा कि स्वच्छता में भी हम नंबर 1 रहेंगे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, आज उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और मैं किसी पे आज तो आपको लगता है कि जो स्थानीय अभी के जो लोग हैं, जो करता धरता है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई, उन्होंने इस कार्य में थोड़ी कमी आप रखी देखो है ना, या बखूबी नहीं निभाया है? मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो मेरी तो रैंकिंग है नहीं, भारत सरकार की रैंकिंग है। हाँ। कि इंदौर देश का स्वच्छता में नंबर 1 शहर है, हम 122वें स्थान पे। ये मेरी तो रैंकिंग है नहीं। हमें तो एश्योर ये करना पड़ेगा, और आज आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करेंगे। हमें तो ये एश्योर करना पड़ेगा कि अगर हम दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल शहर हैं, तो हमें स्वच्छता में भी वो देश का नंबर 1 स्वच्छ शहर बनना पड़ेगा। सर, आपके लिए लगातार ये बात कही जा रही है कि आप सीपी जोशी जो है उनके समर्थक रहे हैं, और सीपी जोशी जी के कहने पर ही आपको मेवाड़ की राजनीति में एक एक्टिव मोड में लाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? मैं आपको बोलता हूँ, मेरा तो एक ही समर्थक है, और मैं एक ही व्यक्ति को, एक ही चीज़ को मानता हूँ, वो है हाथ के पंजे का निशान। उस आइडियोलॉजी को मैं मानता हूँ। और आप मेरा ध्येय पूछें तो मेरा ये ध्येय है कि 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बने, और 2023 में पुनः यहाँ पर राजस्थान में पूरी रीति को बदलते हुए कांग्रेस की सरकार पहले के ज़्यादा बहुमत से बने। तो ये कहना वो उसका और वो उसका, मैं तो आपको कहूँ तो मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। चलिए सर, उदयपुर की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में हैं? देखिए, मतलब उदयपुर को लेकर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसका प्रावधान है, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं कर पाया। देखिए, 2 उदयपुर के पिलर्स हैं। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री, एक है माइनिंग इंडस्ट्री। पूरी अर्थव्यवस्था इन पे टिकी हुई है। तो सबसे पहले तो जब हम मोस्ट ब्यूटीफुल हैं, तो वेनिस अपनी पॉपुलेशन से डबल टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। हम हमारी पॉपुलेशन का मात्र 30% टूरिस्ट अट्रैक्ट करते हैं, वो 200% कर रहा है अपनी पॉपुलेशन का। हम मात्र 30% करते हैं, और उसमें भी हम कहते हैं सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गए। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्येय लेना पड़ेगा सब लोगों को कि हम हमारी पॉपुलेशन का तो लगभग 100%, अगर 6 लाख हमारी पॉपुलेशन है तो 6 लाख टूरिस्ट प्रति माह हम यहाँ पे अट्रैक्ट करें। नंबर 1 कैसे करेंगे सर? वो उसके लिए मैं बात बताता हूँ। नंबर 2, जो माइनिंग इंडस्ट्री है, तो माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी इज द कोर। माइनिंग ह्यूमैनिटी के लिए हो, माइनिंग सिर्फ दोहन का लिए ना हो। हमारे मतलब माचला मगरा भी इससे अछूता नहीं रहा, उसका दोहन हो गया, जो हमारे लिए ऐतिहासिक है, हमारे लिए एक हेरिटेज की साइट है, उसका आपने माइनिंग को दोहन कर लिया। तो माइनिंग शुड हैव ए ह्यूमन फेस, माइनिंग शुड बी सस्टेनेबल, माइनिंग ऐसी हो जो फॉरवर्ड लुकिंग हो। ये सिर्फ प्रकृति का दोहन ही उसका उद्देश्य ना हो। तो खनिज संपदा हम सब की है और उसमें सबका अधिकार है, पर उसका ह्यूमन फेस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आपने पूछा कि आप कैसे करेंगे, आप देखिए कि ये पूरी, इससे बेटर मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 40 से ज़्यादा देश गया हूँ, इससे बेटर जो ब्यूटी की साइट दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। लेक, ग्रीनरी, हिल्स, तो एक टूरिस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे कहीं सुबह? क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं है? हाँ, सुबह के भी है। हाँ। सुबह के भी टूरिज्म होते हैं, शाम के भी होते हैं, रात के भी होते हैं। जी। टूरिज्म कोई एक तरह का नहीं होता। हाँ, हाँ। तो सुबह का एडवेंचर टूरिज्म होता है। हाँ, हाँ। वो कहाँ है एडवेंचर टूरिज्म? दिखाइए ना मुझे, कहाँ है वो एडवेंचर टूरिज्म? क्यों नहीं आया वो यहाँ पे? पावर बोटिंग दिख रही कोई करता हुआ? क्यों नहीं है? क्यों इसकी तैयारी नहीं की गई? तो ये सारी चीजें सर आफ्टर 10 o'clock मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हर चीज के हर का अपन कहते हैं, कई लोग सुबह पढ़ाई करते हैं, कई लोग शाम को पढ़ाई करते हैं।
कई लोग रात आप शाम लेट की नाइट बात कर रहे हैं, काफी समय से एक डिमांड उदयपुर में चल रही है क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पर्यटक आते हैं। कई सारे पर्यटक आधी रात को भी यहाँ पर आते हैं। आज तक नाइट मार्केट को स्टार्ट करने की बात कही गई लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। नहीं, उसके लिए मैं कह रहा हूँ ना, आपका एक विजन तो होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। जैसे मेरा विजन है कि 6 लाख की पॉपुलेशन पे प्रति माह 6 लाख टूरिस्ट का फुटफॉल। उसको आपने पूछा कैसे करोगे। 2 तरह के टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल टूरिस्ट बढ़ ही नहीं सकता जब तक आपका दुबई और सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं हो, क्योंकि वो यहाँ पे आने के लिए अगर दुबई और सिंगापुर से डायरेक्ट फ्लाइट है तो दुनिया के हर कॉर्नर से वो उदयपुर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो क्यों नहीं है, किसने क्यों नहीं सोचा कि अगर डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाना है तो हम सिर्फ एक राज्य के टूरिस्ट पर निर्भर नहीं कर सकते। आज मेजोरिटी ऑफ टूरिस्ट है वो एक राज्य के आते हैं, तो क्यों दूसरे राज्यों के नहीं आते? क्योंकि आपकी सदर्न इंडिया से ट्रेन सर्विस ही नहीं है, आपकी सदर्न इंडिया से कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपके पास सदर्न इंडिया के जो टूरिस्ट है, जो कि एक मेजर चंक है, वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो वो आ नहीं पाते जी। तो क्यों इतने दिन लोग चुपचाप बैठे रहे? उन्होंने क्यों विजन लेकर क्यों उन्होंने विजन के साथ अपना काम नहीं करा? क्यों? इन सब के लिए आज मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, सुबह का समय, आप भी अच्छे मूड में हैं, मैं भी अच्छे मूड में हूँ, हम दोनों अपना दिन शुरू कर रहे हैं। आज कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। आज मेरा ये है कि भाई हमको ये अचीव करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि उनको अचीव क्या करना है। सर, झीलों की बात हमने कर ली, हमने माइनिंग की बात कर ली, अरावली पर्वत श्रृंखला को लगातार जो है वो नुकसान पहुंच रहा है, उसकी बात हमने कर ली। इसके अलावा भी उदयपुर में कई सारे मुद्दे हैं, उन पर आप किस तरह से काम करेंगे? क्या आपके जहन में है? एक बड़ा मुद्दा आयड नदी, उसको हमें और आकर्षक बनाना है विदाउट फेल। आयड नदी को जो सीवेज प्लांट्स हैं उनको मतलब क्रियान्वित इस तरह से करना है कि जो पानी, जो गंदा पानी उदय सागर में जाके मिलता है उसको भी रोकना है। उसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि अपार संभावनाएं हैं एजुकेशन हब बनने की। बिल्कुल। तो पर एजुकेशन हब सिर्फ यूनिवर्सिटियां बनाने से या सिर्फ कॉलेज खोलने से नहीं बनेगा। आपको एम्प्लॉयर रेडी छात्र छात्राएं देनी पड़ेगी, तब लोग बच्चों को नौकरियां मिलेगी जी। आपको वो जमाना गया कि हम BA BCom BSc के छात्र लगातार बना रहे हैं। हमें चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और उससे भी ज़्यादा बिजनेस एनालिटिक्स। अपार संभावनाएं हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, तो उन पाठ्यक्रमों को स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल है। सर, आपने आयड नदी की बात करी है, झीलों की बात करी। मेरा एक सवाल है आपसे, झील विकास प्राधिकरण, झीलें उदयपुर में है लेकिन जो प्राधिकरण है वो जयपुर में शिफ्ट किया गया, उसको लेकर कई समय से यहाँ की जनता जो है वो मांग कर रही है। तो जब झीलें यहाँ है तो उस ऑफिस का वहाँ होने का क्या फायदा? उस पर अब तक क्यों नहीं हो पाया? देखिए, मैं अब मेरा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ऑफिस कहीं भी हो पर काम तो यही करना पड़ेगा। ये इश्यू मैं मानता हूँ कि ऑफिस का जो विज़न है, जो ऑफिस को जो काम करना चाहिए था, इन झीलों का विकास, कोई झीलों को कोई पानी थोड़ी देना है, झीलों से पर्यटन को कैसे और अट्रैक्ट करना है, झीलों को कैसे क्लीन रखना है, झीलों को कैसे कंजर्व करके रखना है, वो उसका काम है। तो ये ऑफिस वहाँ, और इससे मुझे लगता है ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको बोलूँ, WHO का ऑफिस स्विट्ज़रलैंड में है, तो WHO इंडिया में काम कर रहा है। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, विजन क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे अनुसार, वनस्पत ऑफिस की लोकेशन कहाँ है। सर, एक और मुद्दा है, आपने लोकेशन की बात कही तो मैं एक और बात आपसे करना चाहूँगी। हाई कोर्ट बेंच उदयपुर की हमेशा से मांग रहा है, 42 वर्षों से यहाँ के वकील उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं, कई धरने प्रदर्शन किए, हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति भी बनी और अब जाकर एक आश्वासन यहाँ के एडवोकेट्स को मिला है कि वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत बीकानेर और उदयपुर में की जाएगी। तो माननीय जो लॉ मंत्री है वो लिखित में क्यों नहीं देते? जी, वही सवाल मेरा है। जब हाईकोर्ट बेंच को लेकर बात की गई तब गौरव वल्लभ जी ने एडवोकेट्स का कितना साथ दिया? मैं कह रहा हूँ, जो ये तो केंद्र सरकार के मामला है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है।
तो जब देश के कानून मंत्री कह रहे हैं कि हमने ये घोषणा कर दी, तो कानून मंत्री जी के क्या ऑफिस में कागज की कमी है देश के, कि वो एक कागज पे, या उनके ऑफिस में टाइपिस्ट नहीं है, या उनको दस्तखत नहीं करना है? क्या प्रॉब्लम क्या है? कागज की कमी है तो हम भिजवा दे, उनको ड्राफ्ट का लेटर नहीं आता तो मैं ड्राफ्ट करके उनको दे दूं, पेन नहीं हो तो पेन भिजवा दूं। पर ये इस तरह से क्या है, चीजों को आप पॉलिटिसाइज करते हैं इस तरह से करके। आश्वासन, एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद कुछ नहीं। तो सर, आप लगातार यहाँ से आप दावेदारी भी करने चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है आपसे कि अभी जिस तरह से धरना प्रदर्शन वकीलों का किया गया, पिछले कई समय से तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से अगर हम देखें तो रैली निकाली गई, जुलूस निकाला गया। उनके हर लेजिटिमेट मांग के साथ मैं खड़ा हूँ। उनकी हर लेजिटिमेट मांग को किस तरह सुलझाना है, ये सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपको पूरा आप बोल देते हो और आपकी कथनी और करनी में अंतर है। केंद्रीय कानून मंत्री है, मुझे लगता है वो भी राजस्थान के से ताल्लुक रखते हैं, तो वो क्यों सिर्फ चुनाव है तो आश्वासन दे दिया, लिखित में क्यों नहीं दे रहे जी। और दूसरी बात, वकीलों के हर लेजिटिमेट मांग के साथ मैं पूरी तरह से उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि क्यों नहीं आप उन रैली में उनके धरने में नजर आए सर? मैं कई बार कई वकीलों के जो संगठन है, कई वकील ग्रुप्स में भी मुझसे मिले, तो मैंने उनको कहा कि भाई लेजिटिमेट आपकी मांग है, उनके साथ मैं हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपका कोई ये नहीं मानता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल नाजायज है या गलत है। मैं आपकी हर जायज मांग के साथ मैं उनके साथ हूँ, आपके कैमरा के सामने भी बोल रहा हूँ। और उनके कई लोग, भले ही वो बार एसोसिएशन के हो, भले ही वो इंडिविजुअल वकील हो, भले ही वो प्रोमिनेंट शहर के वकील हो, उनके साथ मेरी इस बारे में संपूर्ण डिस्कशन हुआ। और ये बात समझनी पड़ेगी कि इसको सिर्फ एक ओरल स्टेटमेंट से पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल नहीं, वो संघर्ष तो वकीलों का जारी है, क्योंकि हाईकोर्ट बेंच तो मेवाड़ का था और मेवाड़ में ही रहना चाहिए था। बिल्कुल सर, इसके अलावा और क्या विजन है आपका उदयपुर को लेकर? मैंने एजुकेशन की बात की, फिर एक है मेडिकल हब जी। आज उदयपुर में मेडिकल पूरे क्षेत्र का, ना केवल मेवाड़ राजस्थान का, बल्कि पूरे देश का मेडिकल हब और फार्मा हब बनने की संभावना है। क्योंकि जो जलवायु चाहिए होती है फार्मा इंडस्ट्री को, वो यहाँ के लिए, यहाँ की जलवायु उसके लिए अनुकूल है। तो किस तरह फार्मा कंपनीज, और फार्मा कंपनीज जो वेलनेस की कंपनीज है, वेलनेस में मेंटल वेलनेस भी आ गया, फिजिकल वेलनेस भी आ गया, क्योंकि ध्यान रहे जैसे डिप्रेशन है तो फिर मेंटल वेलनेस है, या आप चिड़चिड़ापन है वो मेंटल वेलनेस की कमी है, और फिजिकल वेलनेस कोई किसी को बीमारी हो जाए तो उसको कैसे, तो इसमें फार्मा और मेडिकल हब बनने की भी अपार संभावना है। लेकिन सर, मैं एक सवाल आपको मैं कहना चाहूंगी, उसका भी पूरा ब्लूप्रिंट आप कहो तो मैं तो पूरा आपको सब तैयारी पूरी है। बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में हमने देखा कि उदयपुर का जो सबसे बड़ा संभाग का अस्पताल जो माना जा रहा है महाराणा भोपाल, उसमें कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जो जमीन पे आज भी सोए हुए हैं, मतलब बेड भी वहां पर उपलब्ध नहीं है। देखिए, एक बात मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बोलता हूँ, और मैं कभी भी जो बोलता हूँ वही मेरे दिल में है। पूरे देश में अगर मेडिकल फैसिलिटी का कोई एग्जाम्पल है तो वो राजस्थान स्टेट है। चिरंजीवी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो हर राज्य का, जो गुड गवर्नेंस के लिए जो भी लोग सोचते हैं, वो हर राज्य का, दूसरे हर राज्य का आदमी उसको यहाँ अध्ययन करने आता है। ये ऐसी स्कीम है, और जो इसका लाभ मिला है लोगों को, मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते वो लाभ चिरंजीवी स्कीम का राजस्थान के लोगों को मिला जी। आज दूसरे राज्यों में आप देखो, MRI सिटी लोग कराने से कतराते हैं क्योंकि आर्थिक अभाव है। मोदी जी ने जो इकोनॉमी की कमर तोड़ी, लोगों के पास ना तो एम्प्लॉयमेंट है ना कैश है, तो उस समय अगर कोई 25 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस आपको मेडिकल के लिए करा के देता है जी, तो ये एक गेम चेंजर है। रही बात आपने कही कि भाई उदयपुर के सरकारी अस्पताल में कुछ लोग जमीन पर सोते हुए मिले,
ठीक है, मैं कोई उसको ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो गलत शूट किया गया है। हो सकता है उस दिन बैट की जो मैनेजमेंट था वो नहीं हो पाया हो, इस पे विचार किया जाएगा। पर रही बात स्वास्थ्य सर्विसेज की, उदयपुर के बराबर मुकाबले की स्वास्थ्य सर्विसेज और राजस्थान के मुकाबले की स्वास्थ्य सर्विसेज सरकारी, मैं चुनौती देता हूँ पूरे देश में कहीं नहीं है। जी सर, उदयपुर एक ऐसी सिटी है जिसे खूबसूरत बनाने के लिए लगातार प्रयास किया गया है। अब तो जो प्रदेश है उसमें आप ही की सरकार है। पॉलिंगलेस अगर मैं बात करूं तो ये कोशिश की गई थी कि ये सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया। उदयपुर को B2 श्रेणी में लाने की बात कही गई, वो अब तक नहीं हो पाई। आयरन नदी की बात पर ज़्यादा कुछ अभी हो नहीं पाया, कोशिशें चल रही हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? उसका कारण आप समझ रहे हैं। आपने जो समस्याएं बोली, आयरन नदी का सौंदर्यीकरण, उसको और खूबसूरत बनाने का काम क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि विजन ही नहीं है आपके पास। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना शुरुआत में कि 6 लाख की पॉपुलेशन में 1,94,000 टूरिस्ट आए, तो हम कह रहे हैं हमने पुराने 14 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये रिकॉर्ड टूटने का नहीं, ये हमें आत्मविश्लेषण करने का डाटा था कि एक तरफ तो हमारे से कम खूबसूरत शहर 2.5 लाख की पॉपुलेशन पे 4,60,000 टूरिस्ट अट्रैक्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं 200% टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकते? तो जो आपने समस्याएं बताई, भले ही वो आयरन नदी के रिलेटेड हो, भले ही वो आपने जो केबल अंडरग्राउंड की बात हो, ये क्यों नहीं हो पाया? सर एक और बहुत सारी चीजें हैं उदयपुर के साथ जुड़ी हुई। एलिवेटेड रोड को लेकर ये सारे प्रावधान में हैं सर, लेकिन अब तक नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शनिवार इतवार के दिन आप सुखाड़िया सर्किल से आपको हिरणमगरी जाना हो तो 40 मिनट लगते हैं शनिवार इतवार के दिन। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि जो लोग थे यहाँ पे, मैं फिर कह रहा हूँ, आज मेरा मन किसी पे टिप्पणी करने का नहीं है, पर जो लोग थे सिस्टम में, जिन लोगों का काम था, जो शहर के जनप्रतिनिधि थे, उनका ना विजन था ना उनकी सोच थी। इट इज अनफॉर्चुनेट, उनकी सोच नहीं थी। अगर होती तो ये आंकड़े कुछ और होते। जो आपने समस्याएं बताई वो समस्याएं नहीं होती। जो सौंदर्यीकरण, हेरिटेज को कंजर्व करना, जो पहाड़ों को कंजर्व करने की बात जो मैं कह रहा हूँ, वो मैं नहीं कह पाता और ना मैं कहता। मैं किसी पे टीका टिप्पणी, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, पर कौन है पिछले 20-25 साल से, कौन है नगर परिषद में 25-30 साल से, तो यहाँ पे जगह जगह कूड़े के ढेर पर लगे हुए हैं। मैंने आपको सुबह फतेह सागर की पाल पे बता दिया। क्यों? किसकी जिम्मेवारी है वो? तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और देखिए, शहर को मैं अभी पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, पर शहर में अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म एंड माइनिंग इज द बैकबोन ऑफ द उदयपुर सिटी। माइनिंग की आप बात करें, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ज्यादातर माइनिंग का जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान जिंक वेदांता के पास है, और CSR फंड इतना होता है सर कि अगर वेदांता चाहे तो उदयपुर के पूरे क्षेत्र को बहुत अच्छी सौगातें दे सकता है। गिने चुने अगर मैं कहीं जगहों की बात करूं तो वहाँ हिंदुस्तान जिंक ने अपना काम किया है। जैसे कलरवास जो यहाँ का एक इलाका है, उदयपुर से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ STP प्लांट उन्होंने लगाया है। उदियापोल और अगर मैं चेटक की बात करूं तो वहाँ उनकी तरफ से कुछ चीज़ें लगाई गई हैं, लेकिन उनकी देखरेख नहीं हुई। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप वित्त से जुड़े हुए हैं, आप हर चीज़ को आंकड़ों में देखते हैं, इसलिए मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि क्या इस तरह का सजेशन हमें देना चाहिए कि CSR के ज़्यादा फंड को यहाँ पर लगाया जाए? CSR के तो कंपनीज अधिनियम में प्रावधान होते हैं कि आपको अपने प्रॉफिट का एक निश्चित % CSR में खर्च करना ही पड़ता है। इससे कोई भी कंपनी बच नहीं सकती, और कंपनियां करती भी है। अब कंपनियां ये है कि कुछ यहाँ करा, कुछ मान लो दूसरे शहर में किया, कुछ गाँवों में किया, कुछ कहीं और किया। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, यही तो विजन और व्यक्ति का जो सोच है वो काम आती है। आप नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है सर कि स्थानीय जो नेता उन्होंने सोचा नहीं होगा? कहाँ सोचा? अगर सोचा होता प्लान बना के ले जाते। देखो, मैं आपको पुनः कहता हूँ, सरकारें और कंपनियां
अच्छे प्लान पर कोई भी पैसा देने से मना नहीं करता। मैं तो कांग्रेस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर अगर अच्छा प्लान होता है तो भाजपा की सरकार को भी पैसा देना ही पड़ता है। कंपनियों को भी अच्छे प्लान के साथ, अच्छी तैयारी के साथ आप प्रेजेंटेशन देते हो तो पैसा देना ही पड़ता है। सर, राजस्थान का मेवाड़ जो है वो अपने स्वाद के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। आपको उदयपुर में क्या कुछ पसंद आया? मुझे पालीवाल की कचौरी बहुत पसंद है जी। मुझे सुबह 4 बजे उदयपुर जाके पोहे खाना भी बहुत पसंद है। मैं कई बार जल्दी उठ जाता हूँ जी। मुझे फतेह सागर पे बैठ के खड़े होके कॉफ़ी पीना भी बहुत पसंद है। तो आज कॉफी के साथ थोड़ी चुनावी चर्चा अब हम लोग कर रहे हैं। कई सारे मुद्दों पर हम लोगों ने बात कर ली। एक और अहम मुद्दा जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो छात्र संघ चुनावों को लेकर भी रहा था, जिसमें ये कहा गया बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, लेकिन अचानक एक स्टेटमेंट आता है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ। ऐसे में उन बच्चों की उम्मीद टूट गई। सर, आप एक युवा नेता हैं, आपके लिए कहा जाता है कि कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप युवा हैं। आप तो जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? उस वक्त आपका देखिए, सरकार जो, क्योंकि इस वर्ष प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव भी जी, उस दौरान छात्र संघ चुनाव कराना सरकार के ने जो अपना एक निर्णय लिया, उसको भी छात्रों को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट कोई अगेंस्ट यूनिवर्सिटी या स्टूडेंट इलेक्शन के गवर्नमेंट अगेंस्ट नहीं है, पर ये विधानसभा चुनाव का वर्ष है। 2-3 महीने बाद चुनाव हो सकते, राजस्थान में हो जाएंगे जी। उस समय क्या है कि छात्रों में कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, छात्रों की और एक्टिविटीज़ में उस बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार ने एक निर्णय किया और छात्रों को इसका सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो, पर अभी फॉर द टाइम बीइंग टिल द असेंबली इलेक्शन इट इज पोस्टपोन। ये हो सकता है कि छात्र संघ चुनाव जनवरी में हो जाए, ये संभव है जी। तो इसके लिए छात्रों को निराश होने की जरूरत नहीं। गवर्नमेंट इज नॉट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ और कांग्रेस के हर वर्कर को मैं समझता हूँ और मेरे मन में किसी भी वर्कर के प्रति, क्योंकि मैं तो क्या है कि मेरी एक फिलॉसफी है जी कि पॉजिटिव सोच रखिए। मैं ना तो नेगेटिव बात सुनता हूँ ना नेगेटिव बात देखता हूँ। मैं शहर उदयपुर शहर, मेरी बात लेकिन इस समय नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो रही है सर। कुछ नहीं हो रही, वो एक आपको लग रहा है। हालांकि लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका ये कहना है कि जिसे भी टिकट मिलेगा वो उनके साथ है, लेकिन अंदर खाने से ये चीज आ रही है। मैं अंदर खाने, मैं तो देखो बिल्कुल क्लियर कट पॉलिटिक्स का मैं विश्वास रखता हूँ। मेरी किसी ने कोई मेरा विरोध नहीं किया, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता ना कांग्रेस पार्टी का। और रही बात टिकट की, टिकट कोई व्यक्ति डिसाइड नहीं करता है, पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी ने मेरे को 2019 में बोला कि झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके चुनाव लड़ो और लास्ट दिन मुझे ये आदेश दिया गया। मैं पूरी दमखम के साथ मैंने चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री हारा, एक ट्रायंगुलर फाइट में निर्दलीय जीता। तो मैं पार्टी का डिसिप्लिन आदमी हूँ। मैं आपको पुनः कहता हूँ, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता का एक ही मिशन है और जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि 2024 में केंद्र में हमें सरकार बनानी है और उससे पहले 23 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की राज्य सरकारें बनानी है। सर, पिछले चुनावों में जब गिरिजा व्यास गुलाब चंद जी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे, तब ये देखा गया था कि जितने भी पोलिंग बूथ थे उन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी देखी गई थी। आप क्या मानते हैं, कितना साथ आपको स्थानीय कांग्रेस के नेताओं का है और पर्सनली आप कितना टच में है सर उनके? पिछले में क्या हुआ मुझे नहीं है जानकारी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना, पॉजिटिव सोच में रखता हूँ, फॉरवर्ड देखता हूँ। मेरी बीजेपी की तरह आदत नहीं है कि मैं इतिहास में जाके बोलूँ फलाना में ये हो गया, टीपू सुल्तान की डेथ कैसे हुई। ये सब में मेरी सोच है
कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स का उपयोग करके बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट सर किया। ये सब एक चीज मिनट, आपकी इच्छा शक्ति है, लेकिन इनके लिए साथ की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, साथ तो आदमी का अगर पॉजिटिव मोटिव होता है, किसी भी, आप भी शहर की जानी मानी पत्रकार हैं, आपका पॉजिटिव मोटिव होता है तो लोग अपने आप आपके साथ, क्योंकि आपका मोटिव सेल्फ नहीं है, आपका मोटिव पॉजिटिव है, आपका मोटिव एक बड़ी बृहद सोसाइटी है, तो लोग अपने आप साथ होते जी। हैं। और कांग्रेस पार्टी का तो कार्यकर्ता का साथ सिर्फ एक ही आदेश पे होता है, वो है कांग्रेस पार्टी का सिंबल। तो किसी व्यक्ति के साथ कोई कार्यकर्ता नहीं होते हैं। मेरे साथ कितने हैं, फलाना के साथ कितने हैं, मैं तो हमेशा ये पूछता हूँ कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता हैं। मैं ये नहीं पूछता, ना मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ों में। और कार्यकर्ता कभी भी किसी का आदमी व्यक्ति का नहीं होता है, कार्यकर्ता पार्टी का होता है। तो ये कहना कि आपके साथ कितने हैं, मेरे साथ उदयपुर के 6 लाख लोग बिल्कुल सर, हैं, मान जो लिया भले जाए। ही मतदाता जो उदयपुर शहर के हो, उदयपुर शहर के ग्रामीण के हो, मेरी सोच है। और अभी मैं चुनावों की बात कर ही क्यों रहा हूँ आपसे, मैं तो उदयपुर के विजन पे, आपने बोला कि गौरव जी आपका क्या सोच है, आपका इस शहर से क्या ताल्लुक है, आप क्या इस शहर के बारे में सोचते हो, इन पहाड़ों के बारे में आप क्या सोचते हो, इस महान झील के बारे में आप क्या सोचते हो, वो मैंने अपनी बात कही। सर एक सवाल और है मेरा, जिस तरह से अभी हम लोग 2 गुटों में मान रहे हैं कार्यकर्ताओं को, आपको क्या लगता है कि यदि आपको टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो इस बिखरे हुए जो समूह से कैसे एक मंच पर लाके खड़ा करेंगे? मैं मानता ही नहीं ये बात कि 2 गुट होते हैं, 3 गुट होते हैं। सर प्रदेश से लेकर मैं तो नहीं मानता, अगर मैं बात मैं नहीं मानता। हमारा तो एक ही गुट है पूरे देश में, वो है राहुल गांधी जी का गुट, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का गुट, वो है सोनिया गांधी जी का गुट, वो है हाथ के पंजे का गुट। मैं तो गुट की बात ही सोचता ही नहीं हूँ। तो जब मैं जिस चीज को मानता ही नहीं, तो मैं उस पर अपनी टिप्पणी क्यों करूँ? तो रही बात, आपने बार बार मेरे से पूछा, चुनाव की जो निर्णय है, पुनः दोहराता हूँ, वो व्यक्तियां नहीं करते। हर चुनाव के निर्णय का एक प्रोसेस होता है जी। और उस प्रोसेस का सम्मान हम सबको करना है और करते आए हैं। ऐसा नहीं है हमने पहले नहीं किया, हमेशा किया। और कोई भी व्यक्ति किसी का विरोध नहीं करता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी व्यक्ति किसी का भी विरोध नहीं करता। अगर आपका मोटिव बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ हो, ईमानदार हो, तो लोग आपके मोटिव में, फॉरगेट अबाउट XYZ, देश, दुनिया, शहर, सब लोग उसमें जुड़ते हैं। सर अगर हम यहाँ की बात करें तो क्या लग रहा है आपको, कितना साथ जनता का मिल पाएगा? और ब्राह्मण जाति अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप विप्र से भी जुड़े हैं, एक्टिव हैं विप्र में बहुत ज्यादा, तो लग रहा है आपको कि नहीं गौरव वल्लभ के साथ सब? आप बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं। जो हमारे एक कहावत है कि बुआ जी के मुच्छे होती तो फूफा जी कहलाते। अब आगे कहा कि आप ये हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? मैंने शहर के बारे में अपनी बात बताई कि शहर में क्या होना चाहिए, शहर का क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, मेरा एक दृष्टिकोण है। जी जी। पर आप ये हो जाएगा तो कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग नहीं है, कौन सी जाति, गौरव वल्लभ और कांग्रेस पार्टी जातियां देखकर, धर्म देखकर चुनाव में नहीं उतरते हैं। वो एक सोच और विकास की बात को लेकर आगे उतरते हैं। विकास की बात हमने आपकी सुनी सर। जाते जाते आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गौरव वल्लभ? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूँगा सारे शहरवासियों को कि इस महान शहर की झीलों को, पहाड़ों को, माइंस को, खनिज संपदा को हमें हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और शहर के लोग मानते हैं कि इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हमें संवार के रखना, और अधिक हमें संवार के रखना, और प्रतिज्ञा लेनी है कि 6 लाख हमारी जनसंख्या है तो प्रति माह कम से कम 6 लाख टूरिस्ट हमारे शहर में आए। खनिज संपदा के लिए रेस्पॉन्सिबल माइनिंग हो, माइनिंग विथ ह्यूमैनिटी हो, माइनिंग नेचर का ध्यान रख के की जाए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपार संभावनाएं वाले शहर में बच्चों के, युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं मिले। ये मेरा और मेरी पार्टी का ये व्यू है, और इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपणो उदयपुर आपणो गौरव है।
हमारा उदयपुर हमारे लिए गर्व है और अपन सब नसीब वाला है कि आपनो जन्म अठे हुई। हम सब नसीब वाले हैं कि हमारा जन्म इस महान धरती पर, प्रताप की धरती पर, प्रताप की मिट्टी में, मीरा की मिट्टी में हुआ। धन्यवाद। गौरव जी, राजनीति के इस चुनावी सफर में छोटा सा सफर आपने कॉफी के साथ हमारे साथ किया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो मेवाड़ की राजनीति के चुनावी सफर में आज हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। गौरव वल्लभ जी यहाँ से विधायक की दौड़ में शामिल एक नाम है। हालांकि स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। अंदर खाने से कई सारी बातें आ रही हैं, लेकिन फिर भी गौरव वल्लभ जी एक अलग विजन के साथ में अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, उदयपुर के विकास की बात कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां गौरव वल्लभ जी के लिए भी उतनी ही हैं। मेवाड़ की राजनीति के चुनावी सफर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर रूबरू होंगे किसी ऐसी ही शख्सियत से। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।